कम से कम 3 बार एक वीडियो देखनी है आपको पूरी तैयारी में। आपको धीरे धीरे अब देख लिया, फिर 8-10 दिन बाद देख लिया, फिर 10-15 दिन बाद देख लिया, तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं जो अवसाद लाती हैं उसके द्वारा बना हुआ ये मैदान है। देखा था जैसे बनिहाल, जयलेपला, काराकोरम, माणा, नाथुला, ये क्या है दिहांग रेंज है, ये क्या है पटकाई बूम है, ये क्या है नागा हिल्स है, ये क्या है मिजो हिल्स है। इनका आपको जैसे गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। दिहांग घाटी को पार करने के बाद लिखना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाटी को पार करने के बाद 2 प्लेट है, अगर वो मूवमेंट कर रही है तो क्या हो सकता है, कौन कौन सी स्थिति बन सकती है। या तो वो एक दूसरे की ओर गति कर रही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भी किसका भाग है, हिमालय का ही भाग है, उसी के अवशेष है वहां तक। हाइट क्या है इसकी, कम होती चली जाएगी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से उसकी जो हाइट है, तो इनकी जो हाइट है वो कम होती जाती है। तो अपने आप से पूछो क्यों कम होती जाती है, कन्विंस मत हो जाना कि कम होती जाती है, फैक्ट है, वैसे याद करो। नहीं, वो 2013 से पहले चलता था सब, अब नहीं चलना होता होगा। जितना भी पढ़ा रहा हूँ क्यों जरूर लगा लेना, अगर प्लेन स्टडी कर रहे हैं तो होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना, चाहे 2 लाख का 4 लाख का भी कोर्स खरीद लेना, और लोग आपको बताने वाले नहीं है, ध्यान रखना। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं आप, पूछा कभी अपने आप से, ध्येय क्या है आपका, उद्देश्य क्या है बनने के पीछे, ठीक है। कल को आपसे पूछेगा ना वो, तो और अपने आप से पूछो, नोट्स 20% का ही बनाना है, वो 20% ही काम आना है। और ये 95 और 90 का रेशो क्या है, क्योंकि दिक्कत यहाँ है कि हम कन्विंस हैं, अरे यार पढ़ते आए बचपन से। अरावली रेंज है, ये दिख रहा है, देखो ये मैं जहाँ पर इसे ये दिख रहा है, ये कौन सी रेंज है, विंध्या रेंज है। कोई पेड़ वेड़ का कोर्स नहीं है यहाँ, जितना करा दूंगा उससे बाहर ना तो आया है ना आएगा। कोई भी एक एटलस आपके पास होनी चाहिए जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये सबसे ऊंची चोटी है इसकी, दापा बूम। और ये क्या है, गूगल से सर्च करके कोई मैप निकाल के उसके हिसाब से आप भी कर लेना, इसे देख लेना। ऊंचाई कितना है इसका, 2157 है। कि लोग नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा रुचि रखते नहीं है, वहां रुचि रखें, इसलिए वो आने वाले समय में हेलो फ्रेंड्स, हमने कहाँ तक पूरा कर लिया था, पूर्वांचल पहाड़ियों तक कर लिया था हमने, पूर्वांचल पहाड़ी, ठीक है। तो आप एक पॉइंट लिखें, पहले एक पॉइंट लिखें आप, महत्वपूर्ण है। ये लिखना है आपको, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान लिखेंगे इसमें, गंगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। इसका मतलब क्या है, इस तरीका का प्लेन जहां से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र बहती हैं और एक प्लेन बनाती हैं, या इनकी सहयोग से ही वो मैदान बना है, उसे क्या बोलेंगे, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। इसके विषय में लिखना है आपको, जैसा कि नाम से पता चलता है, लिखना जैसा कि नाम से पता चलता है, 3 सबसे महत्वपूर्ण हिमालय नदियों, 3 सबसे महत्वपूर्ण हिमालय नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का भूभाग, तीसरे भूगर्भीय विभाजन का निर्माण करता है, तीसरे भूगर्भीय विभाजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, बाढ़ का मैदान मूल रूप से एक भू अभिनति अवसाद था। बाढ़ का मैदान समझ रहे हैं आप, जब भी उससे पानी निकलकर बाहर जाएगा, जो कि मैंने आपको कल बताया था, अगर कोई भी नदी ओल्ड एज में आ जाती है तो उसके तले में क्या जम जाता है, सिल्टेशन हो जाता है, और वो सिल्टेशन की वजह से ही जो वाटर है वो उसके किनारों से होता हुआ आसपास के क्षेत्र में चला जाता है, जिसे कहते हैं हम बाढ़, फ्लड। तो वो फ्लड तभी आती है। तो कह रहा है कि बाढ़ का मैदान मूल रूप से एक भू अभिनति अवसाद था। तीसरा लिखेंगे हिमालय, तीसरा लिखेंगे, पहला आपने लिख लिया। लिखना कैसे है आपको बता चुका हूं मैं, और मैं बार बार इसलिए बताता हूं इसे ताकि जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो समझ सकें। पहले तो आपको एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी नाम से जो मेरा एक पूरे प्लेलिस्ट है वो देखना है। वहां देखने के बाद आपको फिर तो कुछ समझने की आवश्यकता होगी नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको जो मैं बोल रहा हूं उसको उसी तरीका से नहीं लिखना है, बल्कि आपको लिखना किस प्रकार से है, कीवर्ड्स लिखना है, सिर्फ कीवर्ड्स। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जैसा कि नाम से पता चलता है, तो ये सब कुछ नहीं लिखना, बस सुनना है, क्योंकि ये आपके ब्रेन के अंदर होना चाहिए। इस तरीका की भाषा आपको पेपर में लिखना है।
और जो आपको अभी नोट्स बनाना है वो इस तरीका से नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं सिर्फ आपको इतना दो बात लिखना है। दो बात कौन कौन सा की टर्म क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का भूभाग, ऐसे लिख करके का भूभाग, और तीसरा भूगर्भीय विभाजन। बस इतना समझ में आना चाहिए। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे यह पता चलेगा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो मैदान है वो तीसरा भूगर्भीय विभाजन बनाता है। बस इतना। ये अब एक बार सुन लिया, कम से कम 3 बार एक वीडियो देखनी है आपको पूरी तैयारी में। आपको धीरे धीरे अब देख लिया, फिर 8-10 दिन बाद देख लिया, फिर 10-15 दिन बाद देख लिया, तो 3 बार ये एक मंथ के अंदर 3 बार एक वीडियो को देखना है और की टर्म में आपको नोट्स बना करके चलना है। जब पूरी यूनिट पूरी हो जाएगी तो इसका जो भी नोट्स होगा वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। अब लिखना आप तीसरा लिखेंगे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत मूल रूप से एक भू अभिनति अवसाद था। भू अभिनति अवसाद समझ रहे हैं आप? भू अभिनति मतलब अगर आपको मैंने जैसे कि बताया, इधर से प्लेट, इंडियन प्लेट आ रही है और इधर से यूरेशियन प्लेट आ रही है। इधर से आपको कौन सी प्लेट आ रही है? ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। अब ये क्या है? भू की अभिनति है, ये भूमि है, भूमि भू अभिनति दोनों। अब भू अभिनति के बीच में क्या है? टेथिस सी है और वहां पर क्या है? अवसाद है। जब ये दोनों भूमि की अभिनति, भूमि के यहां पर, ठीक है, ये जो अवसाद है ये ऊपर उठ गया, ऊपर उठने से क्या है? हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यही बोल रहा है कि जो हिमालय पर्वत का निर्माण तीसरे चरण के दौरान लगभग 64 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 64 मिलियन वर्ष पूर्व यह मैदान अपने चरम विकास पर पहुंच गया। यह मैदान अपने चरम विकास पर पहुंच गया। देखना आप, क्या तीसरा आप लिख रहे हैं? हिमालय पर्वत का निर्माण तीसरे चरण के, यानी कि भू अभिनति समझ गए हैं आप? भू अभिनति मैंने आपको समझा दिया। भूमि के ये जो अभिनति है, इसी के बीच में जो अवसाद था वो ऊपर उठ गया, इससे ही आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। इसका तीसरा पॉइंट लिखा रहा था मैं कि हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण के दौरान, हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण के दौरान, जो कि कब था? लगभग 64 मिलियन वर्ष पहले, यह मैदान अपने चरम विकास पर था। यह मैदान अपने चरम विकास पर था। कौन सा? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। देखेंगे आप अगर लिखना चाहते हैं भू अभिनति, भू अभिनति नहीं समझ में आ रहा? देखो भू अभिनति आप ऐसे पे इसका एक पॉइंट लगा कर नोट करके लिख लीजिए आप एक बार, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। भू अभिनति लिखना है, भू अभिनति, भू अभिनति लिखना। यह एक पपड़ी का बड़ा गर्त या बेसिन के जैसा होता है। यह एक बड़े गर्त या बेसिन के जैसा होता है जिसमें मोटी तलछटी वाली एक ज्वालामुखी चट्टानें जमा होती हैं। ज्वालामुखी की चट्टानें हो सकती हैं, रेत, कंकड़, ये सब कुछ हो सकता है। तो भू अभिनति इसे ही बोलेंगे। कैसा होता है? मोटी तलछटी वाला और ज्वालामुखी चट्टानें इसके अंदर जमा होती हैं। दूसरा पॉइंट और भी लिख सकते हैं इसी के अंदर, ये भूपर्पटी की, यह भूपर्पटी की सभी इकाइयों की, यह भूपर्पटी की सभी इकाइयों की मुख्य संरचनात्मक और अवसाधन है। यह भूपर्पटी की सभी इकाइयों की मुख्य संरचनात्मक, सभी इकाइयों की, ध्यान रखना एक एक वर्ड को, सभी इकाइयों की सभी इकाइयों की मुख्य संरचनात्मक और अवसाधन है। लिखेंगे वे समुद्र के पानी के नीचे डूबे हुए लंबे गर्त जैसे अवसाधन हैं, जैसे अवसाधन हैं। और भी लिख सकते हैं इसी में अगर आप लिखना चाहते हैं। वे पर्वत निर्माण गतिविधियों के संभावित स्थल हैं। वे पर्वत निर्माण गतिविधि के संभावित स्थल हैं। ये घाट तलछट की बड़ी मोटाई से भरे हुए हैं, यानी कि तलछट जो है यहाँ पे काफी ऊंचाई तक है, यानी कि अगर उनका विड्थ देखा जाए तो बहुत ऊंचाई तक है, नीचे से लेकर के बहुत ऊंचाई तक क्या जमा है यहाँ पे? अवसाद जमा है, तलछट जमा है। तलछट समझ गए ना? वही जो नीचे तली में जमा होता है उसे बोलते हैं तलछट जमा है। तलछट के ढेर के संचयन के साथ, तलछट के ढेर के संचयन के साथ ही इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको इस तरीका से लिख करके एक बॉक्स में बंद कर लेना इस तरीका से,
ऐसे बॉक्स बंद कर लेना नोट करके। और अब आगे लिखना उसी में जो हम लिख रहे थे, वही लिखना है आगे। उसका 4th पॉइंट लिखना है आपको, इसी का 4th पॉइंट लिखना है। लिखना, मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा, मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए, मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का परिणाम है यह। मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसाद का परिणाम है यह। यह क्या? ये जो मैदान है, ये जो मैदान है किसका परिणाम है? यानी कि हिमालय में जो भी, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं जो अवसाद लाती हैं उसके द्वारा बना हुआ ये मैदान है। लिखना, 5वां पॉइंट लिखना, 5वां पॉइंट लिखना, ये मैदान ज्यादातर जलोढ़ निक्षेपों के जमा होने से बने हैं। ये मैदान ज्यादातर जलोढ़ निक्षेपों के जमा होने से बने हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं अभी पीछे। और इसलिए अत्यंत उपजाऊ हैं, इसीलिए अत्यंत उपजाऊ हैं। और इसकी गहराई, जैसे मैंने बताया, काफी मोटे है ना, गहराई तक है। इसकी गहराई 1000 से 2000 मीटर के बीच हो सकती है। मोटाई कितनी हो सकती है इस अवसाद की? अगर इस तरीका से देखें, ये है इसकी मोटाई, यहां से इतना, तो ये 1000 मीटर से 2000 मीटर तक भी इसकी गहराई हो सकती है। समझ गए आप? 1000 से 2000 मीटर तक। अब यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं जो कि समझने के हैं। यूपीएससी एस्पायरेंट होने के नाते आपको क्या समझना चाहिए कि देखो, अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट है ना, तो आपको वर्ड आई व्यू से नहीं पढ़ना है। वर्ड आई व्यू समझते हैं ना आप, यानी कि सरसरी नजर से नहीं पढ़ना है, आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? बिटवीन द लाइंस, यानी कि लाइन को पढ़ना है, ढंग से समझना है। लाइन में जो लिखा है उसके साथ कन्विंस होकर आगे नहीं बढ़ जाना है। अच्छा, लिखा है तो सही ही लिखा होगा, राइटर ने लिखा है तो सही लिखा होगा, क्योंकि भूगोल वेता है, उसने जो लिख दिया तो लिख दिया, फिर वो मिटना थोड़ा ही है। ऐसे इस मानसिकता से नहीं चलना है, बल्कि एक एक लाइन पर अपना दिमाग लगाना। अभी जैसे पीछे इसने बोला है, यह मैदान ज्यादातर जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप का मतलब क्या है? जलोढ़ निक्षेप का क्या मतलब? व्हाट इज द जलोढ़ निक्षेप? इसका मतलब है कि जो नदियां हिमालय से आती हैं वो अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? बहुत सारा रेत, कंकड़, पत्थर, ये सब कुछ लेकर के आती हैं। वो जो लेकर के आती है, क्योंकि आपको पता है जो हिमालय है वो किससे बना है? वो किससे बना है? वो बना है भूपर्पटी। भूपर्पटी यानी कि नीचे जो ज्वालामुखी है जो थी, और जो भू अभिनति के द्वारा जो बीच से जो अवसाद था वो ऊपर उठ गया, उसी से बना है। इसका मतलब ये है कि जो मिट्टी लेकर के आती है, जो अवसाद अपने साथ नदी लेकर के आती है, वो उपजाऊ है। वो मिट्टी कैसी है? उपजाऊ है। और जब वो मैदानी क्षेत्र में आती है तो वो वहां आकर के क्या हो जाता है? उसका सिल्टेशन हो जाता है। सिल्टेशन मतलब है गाद का नीचे बैठना। सुना है आपने? बोलते हैं ना गाद नीचे बैठ गया, तो सिल्टेशन बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो सिल्टेशन हो जाता है उसका, और वो वहां पे बैठ जाती है। और जब, क्योंकि नदी जब मैदान में आती है, जब से भाई देखो ढलान से नीचे कोई नदी आ रही है, इस तरीका से अगर वो मध्य हिमालय से या फिर महान हिमालय से नीचे आ रही है, तो ये नीचे आएगी तब, तो वहां तो सिल्टेशन होने का मतलब नहीं, क्योंकि भैया ढलान है, ढलान से आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में आएगी, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में आएगी, आने के बाद वो सिल्टेशन होना प्रारंभ हो जाएगा। समझ गए आप? वो सिल्टेशन होना प्रारंभ हो जाएगा, और इसी से जो नदी है एक समय के बाद में प्रौढ़ अवस्था में आती जाती है। क्यों? क्योंकि तली में सिल्टेशन आता जाएगा और पानी का जो स्तर है वो ऊपर उठता जाएगा। पानी बेशक इतना ही है, पानी बेशक इतना ही हो, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है टोटल, वो गाद के कारण क्या है? ऊपर उठ गया है। अब वही पानी क्या है? किनारों से बाहर निकल जाएगा, और यही क्या करेगा? आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ लेकर के आएगा, बाढ़ लेकर के आएगा। समझ गए आप? और इसमें क्या लिखा हुआ आगे? ये अत्यंत उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों है? जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, उपजाऊ इसीलिए क्योंकि वो जो मिट्टी है जो अवसाद लेकर के आ रही है, वो कैसा है? वो फर्टाइल है, वो उपजाऊ मिट्टी है, और जो वो नीचे आकर सिल्टेशन होगा उसका फसल भी अच्छी हो सकती है। ये दोनों बात ध्यान रखना। यहां तक हो गए। ये पॉइंट मुझे पहले लिखाना था आपको। ठीक है, अब हम जहां थे वहीं पहुंचते हैं। पहले हम कल कहां तक हमने कर लिया था? कल कहां तक कर लिया था हमने आपको बताया था हिमालय और उसके उपखंड, हिमालय और उसके उपखंड। अब हमने ये तो करा दिया, लेकिन मैं आपको वहां से एक और कराने वाला हूं। मैंने जैसे कि आपको ट्रांस हिमालय कराया, ट्रांस हिमालय करा दिया, उसके बाद में हमने महान हिमालय देखा, मध्य हिमालय देखा, शिवालिक देखा,
फिर उसके बाद में अब हमने टोटल जो कल वाले लेक्चर में, यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर था इससे, उस वाले में हमने क्या देखा, इसके उपखंड देख लिए अलग अलग, जो भी हिमालय था उसको और 5 उपखंडों में हमने विभाजित कर लिया था, है ना। कश्मीर हिमालय, और कौन सा था, उत्तरांचल हिमालय, कौन कौन से थे वो 5, एक बार मुझे याद दिलाइए एक बार। आपने तो याद करा होगा ना, याद किया आपने ये सब, बोलिए। हाँ, नहीं करा अभी, भाई याद तो करना पड़ेगा ना ये। अगर आप ये सब करते जाएंगे तो फिर तो आपके पास में इसका क्या है, ये जमा होता चला जाएगा सारा कुछ। मैं आपको पीडीएफ क्यों नहीं दे रहा हूँ इसकी अभी, क्योंकि आपको, मुझे पता है आपको जो पीडीएफ को जमा करने की एक पुरानी आदत है, आप उसे भी जमा कर लेंगे ना उसे भी जमा। हाँ, तो इसीलिए नहीं दे रहा मैं इसका अभी, जब दूंगा बाद में, जब ये पूरी यूनिट हो जाएगी तो उसके बाद में प्रयास करूंगा इसे देने का। देखो, पहले कश्मीर हिमालय है जिसे हम पश्चिमोत्तर हिमालय बोलते हैं। फिर क्या है, हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय है, ये कराए थे ना मैंने। फिर दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय मैंने कराया था। हाँ, फिर अरुणाचल हिमालय हमने कराया था। फिर उसके बाद में पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत हमने कराए थे। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि पूर्वी पहाड़ियाँ का जो हमने कराया था आपको, उसका थोड़ा विस्तार देखते हैं, कौन कौन से हैं। और मैंने आपसे बोल दिया था ना कि इनमें कौन कौन से दर्रे हैं, यानी कि पासेस कौन से हैं, रास्ते यानी कि मार्ग कौन से हैं, देखा था। जैसे बनिहाल, जैलेपला, काराकोरम, माणा, नाथुला, ठीक है, ऐसे मैंने बोला ना, रोहतांग दर्रा, त्रिपकला दर्रा, बहुत सारे इसी तरीका से थे। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने करा दिए हैं। अगर नहीं करे हैं अभी भी याद, तो उन्हें याद कर लेना। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ गूगल ड्राइव का, वहां से मिल जाएगी, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना। ओके, देखते हैं। अब आप डालेंगे, अपनी हेडिंग डालेंगे, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी और पर्वत डालना, एक न्यू हेडिंग डालना। आज का इसमें पहला ये हेडिंग डाल लेना, इस तरीका से करके पहला पॉइंट डालना, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी, कल मैंने इसमें आपको कुछ नाम लिखवाए थे, मिसमी, मैकाल रेंज, ये सब लिखाए थे। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, एक बार कोई मैप है तो देखना। हाँ, यहाँ पे है। ये क्या है, पटकाई बूम लिखवाया था कल मैंने आपको, पटकाई बूम लिखवाया था। हाँ, तो देखना इसे, यहाँ से देखो पहले आप। ये क्या है, दिहांग रेंज है। ये क्या है, पटकाई बूम है। ये क्या है, नागा हिल्स है। ये क्या है, मिजो हिल्स है। ये क्या है, मिजो हिल्स, देख लेना है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, इसे भी देख सकते हैं। पटकाई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है। और ये तो पूछे जाते हैं, ये है आपका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। अगर आपसे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ पूछ सकता है इनकी जो स्थिति, कि नॉर्थ टू साउथ लगाइए, साउथ टू नॉर्थ लगाइए। अब वैसे आपको पता है मिजो है, यदि आपको स्टेट के नाम याद है तो इजी है कि भाई कौन से स्टेट की लोकेशन कहाँ पर है। मिजोरम, नागालैंड में होगा। पटकाई बूम ये कहाँ पे है आपका, देखना अरुणाचल में है। हाँ, तो इसका पटकाई बूम की लोकेशन देखनी है, नागा हिल्स का और मिजो। अब एक प्रश्न यहाँ से भी आता है, इनका आपको, जैसे गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, यानी कि यहाँ पर ये जनजाति भी पाई जाती है। तो इनसे आपको पूछ सकता है, इसको नॉर्थ टू साउथ यानी कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए पूछ लेता है, गारो, खासी, जैंतिया या जैंतिया, खासी और गारो। तो ये इस तरीका से आपको दो बातें याद रखनी है, इसका नॉर्थ टू साउथ और इनका ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। तो इस पर प्रश्न आते हैं, समझ गए आप। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, अब आप आ जाएं इधर और इसका पहला वाला लिखें। पहला वाला लिखना, आप इसका पहला पॉइंट लिखना है इसमें। देखो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाटी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र घाटी के नाम से भी जानते हैं, दिहांग घाटी की ओर, दिहांग घाटी को पार करने के बाद लिखना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाटी को पार करने के बाद हिमालय पर्वतमाला अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। हिमालय पर्वतमाला याद आ गया, देखना है, फिर मैं दिखा रहा हूं दोबारा से, यहां तक तो आएगी, ये आया है ना, ये वाला पर्वतमाला ये आ रहा है यहां से, देखना यहां से ये इस तरीका से वो मुड़ गया है। तो यहां से वो मुड़ा हुआ है इसी तरीका से, देखो ये रहा। इसका रीजन भी हम बताएंगे क्या कारण है, ऐसा क्यों मुड़ रहा है वो।
हाँ, पढ़ाएंगे इसको भी कि ये मुड़ क्यों जाता है यहाँ से। क्या ये परमात्मा की ऐसी इच्छा थी क्या इसका मुड़ना, या फिर और इसके पीछे कोई रीजन है, कारण है ना। अरे कार्य के पीछे कारण होता है, कार्य कारण सिद्धांत पढ़ा है ना। हाँ, अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, तो वो कारण हम बताएंगे कि कौन सा फॉल्ट है यहाँ पर। यानी कि जब इंडिया और यूरेशियन प्लेट टकराई थी तो इंडियन जो प्लेट है उसका जो आपका ईस्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, थोड़ा दबा हुआ है, नीचे की साइड है। मैंने बोला है ना, आपका जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे है, ऊपर नहीं है। समझ रहे हैं आप इसे, बताया था ना मैंने, भूसन्नति यानी कि जो भूमि है उसका जो हमारा इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे की ओर जा रहा है, और जब वो जर्क लग करके नीचे की ओर जाता है तभी क्या आते हैं, भूकंप भी आते हैं। और जहां पर एक प्लेट बाउंड्री दूसरी प्लेट बाउंड्री के नीचे जा रही होती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही होती है, वहां पर बार बार ज्वालामुखी आने की संभावना होती ही है, और वहां पर आपको भूकंप देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। यही एक कारण है कि जितने भी वलित पर्वत होते हैं वहां पर आपको अक्सर भूकंप देखने के लिए मिलेंगे। और भारत में जब आप पढ़ेंगे कि नॉर्थ इंडिया बहुत ज्यादा इनस्टेबल है, यानी इनस्टेबल का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, बहुत ज्यादा क्या है, भूकंप आते हैं। क्या कारण है, तो कारण है कि जो हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत है, और अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे हमारी इंडियन प्लेट जा रही है। जब जब वो जाती है, किस गति से जा रही है वो पता है आपको, वो जा रही है जिस गति से आपके नाखून बढ़ रहे हैं ना, नाखून किस गति से बढ़ रहे हैं, निकालना देखना इसे एक बार गूगल करके, सही है। जो आपके नाखून के बढ़ने की गति है उसी प्रकार से इंडियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने की गति है। क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं है कि क्या सर एक दिन सारी इंडियन प्लेट कहीं ऐसा तो नहीं यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जाए। हाँ हो सकता है भाई, कतई हो सकता है, लेकिन क्या वो 1-2 साल में हो जाएगा, नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था पीछे, एक मैप दिखाया था, जहां अफ्रीकन प्लेट से हमारी इंडियन प्लेट टूट करके अलग होती है, और धीरे धीरे यानी कि 660 मिलियन ईयर्स एगो, फिर 50, फिर 17, यानी कि वो इस तरीका से आगे की ओर आती है और यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। तो ये जो नीचे की ओर जा रही है, क्या ये नीचे की ओर जाती रहेगी? हाँ, अब आप देखेंगे, मैं आपको इसका दिखाऊंगा जब कि जब जो प्लेटें दो एक दूसरे के नीचे जाती हैं तो एक स्थिति कैसी आती है। देखो, प्लेट सिर्फ ऊपर ही नहीं है, ये याद रखना, समुद्र के नीचे भी क्या है, प्लेट है, क्योंकि 70% तो पानी है, और 70% पानी, तो इसका मतलब क्या है कि 70% जो भी हमारी अर्थ है उसके ऊपर क्या है, वाटर है। तो प्लेट नीचे भी मूवमेंट कर रही है, यानी कि जो प्लेट्स होती हैं खाने वाली प्लेट्स की तरह ही प्लेट्स है, ऐसा समझ लें आप, खाना खाते हैं ना प्लेट्स में रख करके, हाँ, तो ऐसी ही प्लेट्स है, पूरी अर्थ जो है वो प्लेट से मिलकर के बनी है। और वैगनर साहब ने क्या बताया था, वैगनर साहब ने यही तो बताया था कि जो प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है। अगर प्लेट मूवमेंट्स कर रही है तो इसका मतलब है कि मूवमेंट्स क्या हो सकता है, मूवमेंट्स किस तरीका से कर सकते हैं भाई। देखो, दो प्लेट है, सपोज करो आप, दो प्लेट है, अगर वो मूवमेंट कर रही है तो क्या हो सकता है, कौन कौन सी स्थिति बन सकती है, या तो वो एक दूसरे की ओर गति कर रही हो, ये हो सकता है इस तरीका से, एक दूसरे की ओर गति कर रही हो। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, वो एक दूसरे की दिशा में गति कर रही हो, यानी कि जिस तरह पहली प्लेट जा रही हो उधर ही दूसरी प्लेट जा रही हो, समझ गए। या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक प्लेट इधर की ओर जा रही है, ठीक है, और दूसरी प्लेट क्या कर रही है, एक दूसरे से क्या जा रही है, वो दूर जा रही है, यानी कि ये प्लेट जो है ये इधर की ओर जा रही है, हो सकता है। यानी कि एक प्लेट इधर जा रही है और दूसरी प्लेट उधर जा रही है, ये वाली स्थिति भी बन सकती है। ये वाला देखना, ये वाला स्थिति, एक उधर जा रही है, और एक स्थिति और बन सकती है, वो कौन सी है, एक प्लेट यहां पर है और एक प्लेट यहां पर है, यानी कि साइड बाय साइड, एक प्लेट यहां पर है और एक प्लेट यहां पर है। अब कहेंगे कि सर वो दोनों एक प्लेट एक साथ क्यों होंगी, भाई इस तरीका की जो प्लेट है, आपने लॉस एंजलिस का नाम सुना है, अमेरिका में एक शहर है, जैसे आपका मुंबई शहर है ना, उसी प्रकार से अमेरिका में भी एक शहर है, कौन सा है, कौन सा है, जॉन एंजलस, हाँ जॉन एंजलस शायद वो शहर है। तो वहां पर भी यही वाली स्थिति बन रही है, यानी कि अगर यहाँ से मानो कोई भी इस तरीका से इसका कोई कोना बाहर की ओर निकला हुआ है, तो इस कोने से ये वाली जो दूसरी प्लेट है ना वो टकराई हुई है, यानी कि ऐसा देखा ना आपने, जैसे ये एक प्लेट है, अब सपोज करो भाई मैंने तो यहाँ पे हाथ से बनाया, अब भूमि में जो अर्थ है वो एकदम इस तरीका से तो एकदम सपाट तो काटती नहीं है भाई, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं से कोई कोना अंदर की ओर जा रहा है, कहीं से बाहर की ओर निकल रहा है। अगर दो प्लेट है, अगर उनके कोने आपस में फंसे हुए हैं, है ना, इस तरीका से फंस गए हैं, क्योंकि वो तो इस तरीका से बने हुए हैं ना, इस तरीका से कटे हुए होंगे, हो सकता है इस तरीका से, वो तो मैंने हाथ से बना दिया। और दूसरी प्लेट है वो भी इस तरीका से, तो वो अंदर की ओर धसी हुई है इस तरीका से, तो ये प्लेट साथ चल रही है।
लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी कभी भूकंप आएगा इनके कारण तो बहुत ही हाई तीव्रता का यानी कि इंटेंसिटी का जो भूकंप है वो यहाँ पे आने वाला है। समझ गए? जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वहां तो भूकंप आने का मतलब ही नहीं है। यहाँ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इस वाली प्लेट बाउंड्री को क्या बोलेंगे देखना, ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं? इस वाले को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। समझ गए? तो ये जो इनमें तो भूकंप अगर डाइवर्जेंट है तो भूकंप आने का मतलब ही नहीं है, लेकिन जहां कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है भूकंप आते हैं, क्योंकि एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है और जब जब वो नीचे की ओर जाती है तब तब वहां पर भूकंप आते हैं। लेकिन जो साइड बाई साइड भी प्लेट चलती है ना, यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मैंने आपको ये समझाया। तो ये जो गर्त है वो क्यों मुड़ जाती है, हम ये बात कर रहे थे कि अचानक से वहां पहाड़ी मुड़ क्यों जाती है। और आपने देखा होगा उसी के साथ में आपकी जो ब्रह्मपुत्र है वो भी इंडिया में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र जो है जिसे सांगपो बोलते हैं, चाइना में क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। तो सांगपो नदी वहीं से आपको प्रवेश कर जाती है। कौन सा पर्वत है बोला? नमचा बरवा, कल लिखाया था ना मैंने ये। तो नमचा बरवा जो पर्वत है वहीं से मोड़ ले जाती है हमारी जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया के अंदर आ जाती है और वहीं से इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, समझ गए? उधर क्या है चाइना में, इसका नाम है सांगपो। चलो चलो इसे लिखो अब। तो मैं इसे ही बता रहा था कि इधर क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो झुकी हुई है किधर से किधर की ओर, यानी कि ईस्ट की ओर उसका ढलान है। वेस्ट की ओर से ऊंची है और ईस्ट की ओर क्या है? उसका ढलान है। और वही ढलान के कारण वहां पर एक ट्रेंच बनता है। एक ट्रेंच, जानते हैं ना, खाई टाइप का बनता है, एक खाई बन जाता है जहां से ये सारी नदी नीचे की ओर आती हैं, ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलकर के फिर वो चली जाती हैं। देखना इसमें हिमाचल लिखना, हिमालय पर्वत अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया है, ये क्यों मुड़ जाता है उसका एक व्यू मैंने आपको दे दिया और बाकी तो हम आगे पढ़ाएंगे इसे। यह पश्चिम की ओर इंगित करते हुए अपने यह पश्चिम की ओर इंगित करते हुए अपने उत्तल पक्ष के साथ, अपने उत्तल पक्ष के साथ यानी उभरे हुए पक्ष के साथ अर्धचंद्र के आकार में चलने वाली, अर्धचंद्र आकार में चलने वाली तुलनात्मक रूप से निम्न पहाड़ियों की श्रृंखला बनाता है। आगे आप समझ गए? पर से जैसे आया देखना वो नीचे की ओर जाता जाएगा, यानी कि अगर ये जाएगा तो ये आपको, मैं जैसे मैंने आपको बताया है, ये जितना हमारा पूर्वी पहाड़ी बनाते हुए ये कहाँ जाएगा? फिर म्यांमार में भी है, ये म्यांमार में है अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत का नाम सुना है आपने? म्यांमार में आपने, म्यांमार के अंदर अराकान योमा का नाम सुना है? अराकान योमा पर्वत, ठीक है। अगर आपने सुना है तो इसका मतलब अराकान योमा भी हिमालय का ही एक क्या है? विस्तृत, यानी कि उसका विस्तार है। 2-3 लेक्चर में बता दिया है कि जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है, उसी के अवशेष है वहां तक। समझ गए? लेकिन इसकी हाइट कम होती चली जाएगी। हाइट क्या है इसकी? कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से उसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, देखेंगे अब दूसरा पॉइंट लिखना इसमें। सामूहिक रूप से इन पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। सामूहिक रूप से जो भी भाई पूर्व की ओर, नॉर्थ साउथ की ओर जो फैली हुई है, इन्हें हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? पूर्वांचल पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। क्योंकि ये देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। पूर्वांचल पहाड़ियां उत्तर से लिखना, पूर्वांचल पहाड़ियां उत्तर दिशा में अरुणाचल प्रदेश में और दक्षिण में मिजोरम तक फैली हैं। याद आ गया? अभी दिखाया मैं पीछे, अरुणाचल में यानी उत्तर में देखेंगे तो अरुणाचल में, और लास्ट कहाँ होता है इसका? मिजोरम में होता है। म्यांमार और भारत के बीच एक सीमा बनाती हैं। क्या करती हैं? भारत और म्यांमार के बीच ये क्या करती है? एक सीमा बनाती हैं, एक सीमा बनाती है। लिखना आगे, उत्तर से दक्षिण तक पूर्वी पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती, उत्तर से दक्षिण की ओर अभी बताया ये मैंने, हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती जाती है। समझ गए? कम क्यों होती जाती है बताने एक बार? चलो आप मुझे,
क्योंकि आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं। अगर वो जीके टाइप का जो पढ़ना है ना, तो फिर भाई और कहीं जाना। अगर वास्तव में यूपीएससी एस्पायरेंट है, आप ट्रू यूपीएससी एस्पायरेंट है, तो क्या करना है, बिटवीन द लाइन स्टडी करना है। वो नहीं चलना कि 4 दिन में अभी कराता हूं, बना दूंगा आपको ज्योग्राफी का गुरु नहीं बनना है। आपको यूपीएससी एस्पायरेंट है, अपनी सोच पैदा करनी है, सोच को विस्तृत करना है और व्यू में क्लियरिटी लेकर के आनी है। समझ गए? अगर ये लाते हैं तो यूपीएससी के नजदीक पहुंच जाएंगे आप, गारंटेड है ये आपका। तो बिटवीन द लाइन पढ़ना। क्यों कम होती जाती है, सोचा कभी? मैंने क्या बताया, अपनी जिंदगी में अगर यूपीएससी देना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो क्यों को शामिल कर लो। वाई क्या शामिल कर लो, क्या शामिल कर लेना है अपनी जिंदगी में, अपनी पूरी पढ़ाई में क्या शामिल कर लेना, वाई क्यों शामिल कर लेना है। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो कन्विंस नहीं होना है, राइटर से कन्विंस होकर नहीं चलना है कि जो उन्होंने कहा होगा सही ही कहा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये मानसिकता से बाहर निकलो। यूपीएससी में अगर आपको सही प्रदर्शन करना है तो क्यों पैदा करना है अपने अंदर, और क्यों से आपसे हमेशा पूछ रहा है। अब जैसे मैंने बोला आपसे कि इस जो उत्तर से दक्षिण की ओर जब ये जाती हैं तो इनकी जो हाइट है वो कम होती जाती है, तो अपने आपसे पूछो क्यों कम होती जाती है। कन्विंस मत हो जाना कि कम होती जाती है, फैक्ट है, वैसे याद करो। नहीं, वो 2013 से पहले चलता था सब, अब नहीं चलना। और आगे आप जब भी जाएंगे तो कोई भी विषय को आप अध्ययन करते हैं तो वाई से करना है। वाई, ऐसा क्यों होता होगा, क्यों ऐसा क्यों होता होगा। जितना भी पढ़ा रहा हूं क्यों जरूर लगा लेना। अगर प्लेन स्टडी कर रहे हैं तो होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना। चाहे 2 लाख का 4 लाख का भी कोर्स खरीद लेना, और लोग आपको बताने वाले नहीं है, ध्यान रखना। क्यों को बताने वाले 10 लाख फीस देकर के कोचिंग कर लेना। अगर आपसे किसी ने कहा हो कि क्यों को जोड़ो अपनी लाइफ में, क्यों को जोड़ना है अपनी स्टडी में, जब भी आप पढ़ रहे हो पूछो अपने आप से, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आईएएस क्यों बनना चाहता हूँ। क्योंकि इंटरव्यू आपसे पूछेगा ना, आप क्यों बनना चाहते हैं, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं आप। पूछा कभी अपने आप से, ध्येय क्या है आपका, उद्देश्य क्या है बनने के पीछे। ठीक है, कल को आपसे पूछेगा ना वो तो। और अपने आप से पूछो। अगर आपने इस तरीका से स्टडी करना प्रारंभ किया तो आप समझ के चलें कि जो कहता है, जो है एक असलियत भी, कि 80-20 का जो रेशो है ना, 80-20 का जो रेशो है, तो ध्यान रखना। ये जिंदगी में एक तो 80-20 का रेशो और एक 95 और 95 का रेशो, ये जिंदगी में याद रखना पूरा। है हाँ, ये याद रखना है। ये क्या है, ये 80-20 और 95 और 5। 80-20 का मतलब है कि जो आप पढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, जो भी आप देखते हैं पढ़ते हैं अपने, चाहे एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन के लिए हो, 80% पढ़ाई में से 20% प्रश्न आते हैं। जो भी आप पढ़ते हैं, कोई भी किताब है, कोई भी, ये सब पे सिद्धांत लागू होता है। ये क्या है, सिद्धांत है। ये मेरे घर की बात नहीं है, कभी सोचने लगे कि सर ने दिया, नहीं भाई मैंने नहीं दिया। ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत तो आपको पता होगा ना, सिद्धांत का मतलब है कि सिद्धांत जो है वो थंब रूल है, वो बदलते नहीं है, सिद्धांत है। इसके पीछे की जो कहानी है वो बदल सकती है, लेकिन सिद्धांत सिद्धांत रहना है। तो ये सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये है कि जो भी आप पढ़ते हैं उस किताब से, माने कोई किताब मैं ले लूं, कोई भी एक किताब, उस किताब से 80% से 20 प्रश्न आने हैं, और 20% ऐसा उसके अंदर मटेरियल है जिससे 80% प्रश्न आने, जिसे हम बोलते हैं इंपोर्टेंट। आप भी अभी सोच रहे होंगे ना कि सर मेरा तो 28 मई को पेपर है, तो कुछ ऐसा इंपोर्टेंट बता दो। तो आप भी इस बात से तो कन्विंस है कि कुछ तो इंपोर्टेंट होता होगा। सारी किताब इंपोर्टेंट होती तो आप सारी पढ़ लेते हैं ना, फिर पूछते क्यों। तो इंपोर्टेंट कुछ होता है ना, वही इंपोर्टेंट यही है, ये 20% वाला जो हम बात कर रहे हैं। अब 80% क्यों पढ़ाते हैं फिर, क्या मजे के लिए पढ़ाते हैं, या फिर लोग घंटा जोड़ने के लिए पढ़ाते हैं, या फिर पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं। नहीं, जो 80% है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, वो बार बार नहीं पढ़ना। नोट्स 20% का ही बनाना है, वो 20% ही काम आना है। और ये 95 और 90 का रेशो क्या है, ये क्या है, जिंदगी में ध्यान रखना कि 95% लोग असफल होते हैं और 5% लोग सफल होते हैं। समझ गए? और ये सफलता की मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि आप इसे लगा लेना कि 95% लोग बुद्धि, उनके अंदर जो लेवल है ना वो कम होती है, और 5% के जो पास जो होती है वो क्या होती है, वो एक्स्ट्रा टाइप, एक अलग टाइप की बुद्धि होती है। समझ गए? यही है 95%। आपने पढ़ा होगा, आपने एक दार्शनिक पढ़े होंगे, निश्चय का नाम आपने सुना है, निश्चय का नाम सुना अपना। निश्चय जर्मनी के एक क्या थे, फिलोसफर थे। उन्होंने कहा था कि 95 और 5 का रेशो कहां पाया जाता है। एक मेंटलिटी होती है जिसे हम बोलते हैं दास मानसिकता, और एक मेंटलिटी होती है जिसे हम बोलते हैं मास्टर मानसिकता। यानी कि
जो मालिक की मानसिकता, यानी कि स्लेव मेंटेलिटी और मास्टर मेंटेलिटी। क्या बोला था उन्होंने? स्लेव मेंटेलिटी यानी कि दास की मानसिकता, और जो मालिक है उसकी मानसिकता, यानी कि ये वहां पे भी लागू होता है। ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी पर जितने पशु पक्षी है ना, ये वहां भी लागू होता है। यानी कि आपके मानो कोई जेल है, सपोज करो कोई जेल है, वहां जितने कैदी बंद है ना, उनमें 5% ऐसे होंगे जो नेता बनने की काबिलियत रखते होंगे। 5% लोग जो है ना नेता हैं। पूरे इंडिया से रेशो निकालना, पूरी इंडिया का जितने भी हमारे, एक तो संसद में निकाल लेना, वहां तो आपको पता है, लेकिन जितनी भी विधानसभाएं हैं, सारी विधानसभाओं के अंदर से रेशो निकालना, और फिर उनका देखना कितने लोगों ने वोट करते हैं, वहां निकालना कि कितना रेशो है। अभी 5% है या नहीं है? पूरी जो भारत की पॉपुलेशन है उसका 5% लोग नेता है या नहीं है? 5% ही है। 5% लोग ही सफल होते हैं। 5% लोग जिंदगी में सफल होते हैं। 5% जो पशु होते हैं ना, वो उनके पास पावर है जो डोमिनेट करते हैं अन्य को। ये ध्यान रख लेना। तो इसलिए अपने अंदर वाय पैदा करना है। अगर वाय पैदा कर लोगे ना, तो समझ लेना कि सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और वाय पैदा ही नहीं करना, जवाब भी ढूंढना है। ऐसा नहीं कि वाय पैदा कर सो गए फिर चद्दर तान के, नहीं। वाय पैदा करना है और टीचर से पूछना, जहां 1,00,000-2,00,000 की फीस दे रखी है ना, उनसे पूछना ऐसा क्यों है। 2 दिन में आपसे कह देगा भाई तू जा, कौन है ये इस नाम का कौन बंदा है, इसे निकालो इसमें से, आपको वो करा देगा, वहां से वो ब्लॉक कर देगा। तो वाह पैदा करना है। और अगर आपने ये नहीं किया ना, तो आप समझ लेना कि फिर मामला बहुत गड़बड़ है, यूपीएससी के लिए तो नहीं है। अगर जवाब मिल रहा है, आपको वाई पैदा करा आपने, अच्छा ऐसा कम क्यों होती जाती होगी, मिल गया जवाब, तो बस आप आगे बढ़े और उसे क्रॉस चेक करें। उसे क्रॉस चेक करना है। जो आपका जवाब है ना, हमेशा ध्यान रखना, जो आपके मन ने आपको आंसर दिया, एक टीचर ने आपको आंसर दिया, उसे क्रॉस चेक भी करना है। नेट से क्रॉस चेक करो, एक टीचर से दूसरे टीचर्स को क्रॉस चेक करके देखो, अपने आप को क्रॉस चेक करो कि हाँ यार ऐसा है या नहीं है, या और भी रीजन हो सकते हैं। हर घटना के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, एक कारण की जगह बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। तो कम क्यों होती जाती है? क्योंकि आपको मैंने बताया कि गति क्या है उसकी, नॉर्थ ईस्ट है। इंडियन प्लेट की गति क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। और यूरेशियन प्लेट की गति क्या है, साउथ की ओर है। जब वो टकराएंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो दबाव है वो किधर की साइड पड़ेगा, बोलना। दबाव किधर की साइड पड़ेगा आपको? नॉर्थ वेस्ट की ओर पड़ेगा। यानी कि जो उसका सिरा निकला हुआ है, जो इंडियन प्लेट है उसका सिरा जो निकला हुआ है, वो किधर की साइड है, देखना, वो है आपका नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो जो सबसे ज्यादा जो दबाव पड़ेगा वो किधर की साइड पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट की ओर। का मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ की साइड है वहां आपको ऊंचे हिमालय मिलेंगे, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के आपके एकदम, अब देखो पूर्व की साइड है, ये पूर्व की साइड है। पूर्व की साइड दबाव नहीं पड़ेगा इतना, पूर्व की साइड दबाव कम पड़ेगा, और दबाव कम पड़ने की वजह से पहाड़ी की ऊंचाई भी कम होगी। और नॉर्थ की ओर जो है पहाड़ी की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दबाव उधर ज्यादा पड़ेगा। तो जितना अवसाद इधर से उठेगा नॉर्थ की ओर से, वो अवसाद ईस्ट की ओर से नहीं उठेगा। बस, तो ये हो गया। अब आगे आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे आप, चलो लिखना। उत्तर से दक्षिण तक पूर्वी पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती जाती है, ये हो गया। इस क्षेत्र को ऊबड़ खाबड़ इलाकों, घने जंगलों और त्वरित धाराओं द्वारा वर्गीकृत किया गया है। त्वरित धाराओं द्वारा वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणी आमतौर पर ऊंचाई में 2000 मीटर या उससे कम है। ये पहाड़ी, इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है कितना है, या तो 2000 है या फिर उससे भी कम है। ऑन एन एवरेज वो बता रहा है। लिखना। इस क्षेत्र में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा होती है, और इसलिए ये हरे भरे घने जंगलों से आच्छादित है। कन्विंस करके क्या आप इससे, ये तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हो ना आप, मासिन राम चेरापूंजी पढ़ते आए हो ना। ये बहुत ज्यादा वर्षा होती है, क्यों होती है, क्या कारण है उधर? क्या कोई वरदान लगा हुआ है क्या उधर ज्यादा वर्षा होने का? क्या कभी अपने आप से? यही दिक्कत है। क्योंकि दिक्कत यहाँ है कि हम कन्विंस हैं, अरे यार पढ़ते आए बचपन से। वो यही तो पूछेगा कल पेपर में आपसे, यही तो पूछा ना उसने। पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, आईएएस के प्रश्न कैसे आते हैं, क्यों वाले प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। 4 आपको महानगर दिए, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। बताइए दिल्ली में प्रदूषण क्यों ज्यादा है? प्रश्न आया था 2016-17 में, ऐसा प्रश्न था एक है। हाँ, इसी तरीका के ऐसे ही पूछा ना उसने, शायद 2013 या 14 में एक प्रश्न था कि क्या कारण है कि दिल्ली के मुहाने पर,
दिल्ली के मुहाने पर, यानी कि दिल्ली तो उस टाइम पर राजधानी थी, दिल्ली के मुहाने पर युद्ध होते रहे, लेकिन दिल्ली के जो राजा है वो शांत बैठे रहे। क्या कारण है? सबसे ज्यादा युद्ध पानीपत में ही क्यों लड़े गए? क्या कारण है? यही तो पूछा ना उसने। अभी के प्रश्न उठा के देख लेना आप, कारण पूछेगा आपसे। और आपको अगर ये नहीं लगाया तो आप तो कहेंगे यार हम तो याद करके गए थे, वो हम तो बहुत अच्छा लिखा है, मेंस में नंबर ही नहीं है, नहीं आएंगे। तो ये पैदा होने में एक तो इस पर भैया देखो ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि उससे भी नहीं आता ये, ठीक है। और जो आप हैं आपके दिमाग में ये प्रश्न ही नहीं आते तो आप पूछेंगे भी नहीं, और ज्यादा कहेंगे यार करो कोर्स करो आगे बढ़ो। भाई कोर्स भी तो करना है, कोर्स करना है, लेकिन यदि आप सैद्धांतिक रूप से चलते हैं तो एक एक पॉइंट आपके आधे आधे सिलेबस को खत्म कर देगा। पूरे पूरे टॉपिक को जो अभी बताया ना वो पूरा टॉपिक समाप्त कर दिया इतनी देर में। बाकी तो मैं आगे कराऊंगा इसे, लेकिन यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ ना, बस आप इसे सुनते जाएं और इसे 3-4 बार वीडियो को एक बार अपने दिमाग से निकालें। क्यों पैदा करें अपने, समझ गए? क्यों पैदा करें अपने अंदर, क्योंकि अगर क्यों पैदा कर लिया ना, सामने वाला टीचर जो है ना परेशान हो जाएगा आपसे, समझ गए? लिखो आप आगे। अच्छा मैं ये पूछ रहा था क्यों वर्षा ज्यादा होती है? आपको पता है मॉनसून किधर से किधर आते हैं? मानसून आते हैं, मानसून आते हैं। और इंडिया कैसा है? ट्राइंगल है नीचे से, देखना इंडिया कैसा नीचे से। इंडिया तो इस तरीका से बना है ना, नीचे से इस तरीका से, इस तरीका से है ना। यहाँ पे यहाँ से वो टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे, और यहाँ टकराने के बाद में 2 शाखाओं में विभाजित हो जाएगा मानसून। एक शाखा होगी आपकी, कौन सी होगी? एक साउथ वेस्ट होगी, और एक कैसी हो जाएगी आपकी? एक कैसी हो जाएगी? नॉर्थ, ये वाला देखना, ये वाला कैसा हो जाएगी? एक हो जाएगी आपकी जो कि किधर की साइड चली जाएगी? वेस्ट की साइड जाएगी, साउथ से वेस्ट की साइड जा रही होगी। और एक जो है यहाँ टकराने के बाद में यहाँ बढ़ जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, वो यहाँ से निकलते हुए वो कहाँ जाएगी? ईस्ट की ओर जाएगी। अब आप कहेंगे सर दोनों तो धारा जा ही तो रही हैं, दोनों धारा तो जा रही हैं, लेकिन दोनों धारा बट गई हैं, लेकिन इधर वर्षा फिर क्यों नहीं होती? भाई आगे जाकर आप अरावली देखेंगे, मैं आप एक बार आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, पर यहाँ पे देखो मैप था मेरे पास में, देखना, ये देखना एक बार, ये वाला, ये कौन सी रेंज है? ये कौन सी रेंज है? यहाँ अरावली रेंज है, ये दिख रहा है, देखो ये मैं जहाँ पर इसे, ये दिख रहा है, ये कौन सी रेंज है? विंध्या रेंज है। ये कौन सी रेंज है बोलना, के साथ साथ बोलते चलना है, ये बैठ करके मत देखना है, कोई आसाराम बापू जी की कथा नहीं चल रही है। यहाँ देखना तीसरा पॉइंट, ये सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा है। अब यहाँ देखेंगे आप कहेंगे कि सर ये यहाँ से तो निकलती है, लेकिन ये सतपुड़ा रेंज है, ये विंध्यन रेंज है, लेकिन यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन जो अरावली है वो राजस्थान में वृष्टि छाया क्षेत्र कैसे पैदा कर रही है? पहला प्रश्न आना चाहिए क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि दोनों धारा बटी तो हैं, लेकिन फिर बरसात में इतना डिफरेंस क्यों है? कि नॉर्थ ईस्ट में तो मासिन राम इतना विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान बन जाता है, और इधर कोई भी वर्षा होती नहीं है। कारण क्या है? देखो जब मैं अभी इसमें पढ़ाने वाला हूं तो आपको पढ़ाऊंगा मैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये क्या है यहाँ ईस्टर्न घाट और इधर वेस्टर्न घाट है, समझ रहे हैं आप। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि वेस्ट की साइड से इंडिया का जो पार्ट है वो उठा हुआ है ऊपर की साइड। अगर ढलान देखते हैं, ढलान आप देखो कितने सारे आपको जवाब मिलेंगे। क्या कारण है कि जो नदियां हैं वो वेस्ट से निकल करके ईस्ट की ओर जाती हैं? जितनी भी नदी हैं, जितनी भी नदी है 90% से ज्यादा जो नदी है, 90 बल्कि 95% नदी वेस्ट से निकलती है और जाती कहाँ है? ईस्ट की ओर, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। निकलती किधर से है? वेस्ट की साइड से। पहला कारण मिल गया। क्या कारण है? क्योंकि ढलान है, ढलान है। दूसरा क्या कारण है देखना, वो तो हम सारा बताएंगे आपको आगे। यहाँ देखना, ये यहाँ से क्या है, ये है दोनों वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज्यादा है क्योंकि उठा हुआ भी है, पहली बात तो ये है। इधर से एक तो ऊंचा भी है, लेकिन ऊंचाई उसकी और भी ज्यादा है, पहाड़ की ऊंचाई भी ज्यादा है। और दूसरी बात जो तीसरा कारण है कि ये जो पहाड़ है वो बीच में से क्या नहीं है, ये ब्रेक नहीं है, यानी कि बीच में से इसमें क्या नहीं बनी हुई है, घाटी बनी हुई नहीं है, यानी कि इसे बोलते हैं कंटिन्यू, रेगुलर है। ये पहाड़ी रेगुलर है, लगातार है, सतत बोलते हैं जिसे। कहीं से भी कोई दर्रे वगैरह है, लेकिन पढ़ाऊंगा इसमें, जैसे थाल घाट, भोर घाट, ये महाराष्ट्र के अंदर जो है ना, लेकिन ज्यादा दर्रे यहाँ नहीं है, प्राकृतिक रूप से वो कटे हुए नहीं है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे ईस्ट की वाली जो पहाड़ी जिसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या एक तो ऊंचाई में नीचे है, और नदियों ने, जैसे कि पता है कि नदियां अपना रास्ता खुद बना लेती हैं, भाई वो तो ताकत है उनमें, आप भी यही पैदा करें अपने अंदर।
तो वो अपना रास्ता काट करके इस पहाड़ को बना लेती हैं, और बहुत सारे कटे फटे यानी कि जगह जगह से कटे हुए हैं। ये सारे पहाड़ कैसे हैं, ईस्टर्न घाट जगह जगह से कैसे हैं, देखो इस तरीका से कटे हुए हैं, ऐसे लगातार नहीं है, ये यहाँ से होगा, फिर इस तरीका से, फिर इस तरीका से, इस तरीका। अब जो हमारी मानसून धाराएं हैं, मानसून धारा आई और इनको पार करेंगी, इनको पार करेंगी, है ना। एक तो ऊंचाई भी कम है, लेकिन इनके ऊपर से या इनको पार करते हुए निकल जाएंगी कहाँ, नॉर्थ ईस्ट की ओर। और नॉर्थ ईस्ट में क्या, मैंने जैसे बताया कि जैसे ही हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे, पहाड़ी की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर पहाड़ी की ऊंचाई बढ़ती जा रही तो वो ऊपर की ओर जाएंगी, इस तरीका से उठेंगी, है ना, इस तरीका से ऊपर उठेगी। अगर वो ऊपर उठेगी तो मैंने क्या बताया, बरसात कैसे होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं आगे भी कंसेप्ट में। यानी कि जब वो ऊपर उठेंगी तो कंडेंसेशन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे क्या है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर अगर कम होगा और वो जो मानसूनी धाराएं वो ऊपर उठेंगी, कंडेंसेशन हो जाएगा और वहीं पे क्या कर देंगी, बरसात कर देंगी। आप समझ गए, ये बात आप समझ गए कि किस तरीका से जो पूर्वी पहाड़ी की दूसरी साइड में जो भी होगा वहां पे क्या बन जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र। ये बात आपको क्लियर हो गई है। जैसे कश्मीर में मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि वहां से जो धाराएं आ रही हैं जो बरसात के लिए है, वो ऊपर उठेंगी और उठने के बाद में वहीं पर बरसात में हम पढ़ाएंगे 3-4 तरीका से बरसात होती है। मानसून रेन तो होती है, कन्वेंशन रेन भी होती है, वो पढ़ाने वाला हूँ, वो अभी यहाँ पे छोड़ो, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको मुझे बताना पड़ रहा है, कि फिर आप समझेंगे ही नहीं। अगर मैं यहाँ पढ़ा करके आपको निकल जाऊंगा वैसे ही कथा सुना करके जैसे लोग कर रहे हैं, कह दूंगा फिर आओ पेड वाले कोर्स में। कोई पेड वेड का कोर्स नहीं है, यहाँ जितना करा दूंगा उससे बाहर ना तो आया है ना आएगा, ना उससे बाहर कुछ है। हाँ, भूगोल बेता तो तुम्हें नहीं बनाने वाला, क्योंकि आपको भूगोल बेता थोड़ी ना बनना है, अरे भाई सिविल सर्वेंट बनना है ना। हाँ, उद्देश्य याद रखना, कभी ये मत सोचना कि सर मुझे तो बस भूगोल बेता बना दो, नहीं, मजा आने लगा है, मजा वजा नहीं देखना, आईएएस बनना है, बस एक ध्यान रख लेना। ये सब क्या है, ये सब माध्यम है, आप क्या है, आप माध्य हैं, और पहुंचना कहाँ है, आईएएस लपसना पहुंचना है। 3 बात आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, समझ गए, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्यों ज्यादा बरसात होती है, ये कारण मैंने आपको उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ा सा मैंने अभी दिखाया है। विस्तृत अध्ययन तो करेंगे, ठीक है, विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, उसके बाद छोड़ेंगे कुछ नहीं। और आपके सामने कोई भी हो, कोई भी हो, कितना बड़ा मठाधीश हो, कितने लंबे बाल कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी चुटिया बना लो, लेकिन आपके सामने ठहरने वाला कोई नहीं है। बस क्यों पैदा कर लो आप अपने अंदर, मेरे साथ रहो। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना है। कोई सारे चैनल छोड़ो, एक ही चैनल है, और ये चैनल है यूपीएससी विद प्रताप। इसे सब्सक्राइब कर लिया तो समझो आपने, वो आता ना ऐड कि डिश टीवी लगवा डाला तो जिंगा डाला, वो वाला है, वैसे ये कर लिया तो फिर हो गया आपका। तो आप आगे लिखेंगे, इसमें लिखना आगे, देखो इसे एक बार। इस क्षेत्र में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा होती है, ये मैंने बता दिया क्यों होती है, और इसीलिए यह हरे भरे जंगलों से आच्छादित है। पहले लेक्चर को याद करो, मैंने बताया था कि वेस्ट में क्या है, डाइवर्सिटी कम है, और ईस्ट में डाइवर्सिटी ज्यादा है। कारण क्या है बताया था, जैसे पानी अगर है तो डाइवर्सिटी पैदा होनी तय है, और वेस्ट में क्या है, बरसात होती नहीं है, जो वर्षा होती भी है वो मानसूनल रेन नहीं होती, समझ गए, वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होती है। जितनी भी वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ का नाम आपने सुना होगा, बताऊंगा वो कैसे आते हैं। मेडिटेरेनियन सी आपने सुना होगा, है भूमध्य सागर, हाँ भूमध्य सागर से आपने सुना होगा, वहां से रेन आती है वो, और वो किस प्रकार से होती है वो हम बताएंगे आगे, बहुत कुछ कराने वाले हैं, बहुत कुछ। इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है भाई, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, आप लिखो पहले इसे, देखना। इस क्षेत्र में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा होती है, ये कर दिया। आच्छादित जंगल पाए जाते हैं, आच्छादित, हाँ आच्छादित नहीं लिखा जा रहा, भाई कमाल हो गया, देखो आच्छादित ऐसे लिखना, देखो इसमें आच्छादित, लिख लिया, 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 ठीक है। देखो आच्छादित वन पाए जाते हैं, लिखना। चलो, पहाड़ियों में ऐसे हरा आवरण अक्सर उन्हें दुर्गम बना देता है। ये कह रहा है कि बहुत सारे वन पाए जाएंगे, इसलिए वहां से निकलना, क्योंकि भाई वन है तो इसका मतलब बारिश बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत ज्यादा है तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, और डाइवर्सिटी में दोनों बातें होती हैं, दोनों तरीका के फैक्टर होते हैं, यानी कि फ्लोरा और फोना। और फ्लोरा है तो एक बार को झेल भी लोगे आप, लेकिन फोना में क्या आते हैं,
बहुत सारे सर्प भी आ सकते हैं, सांप आप जानते होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रजाति जो मनुष्य के लिए क्या है, प्राण घातक हो सकती हैं। तो ये क्या है, दुर्गम इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं ये। चलो लिखना आप आगे, मासिन राम लिखना, मासिन राम मेघालय में चेरापूंजी के निकट एक गांव है, मासिन राम, मासिन राम चेरापूंजी के निकट एक गांव है, जो धरती पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। बता दिया अभी मैंने पीछे आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा वार्षिक वह वर्षा क्यों होती है, क्या इस गांव को वरदान लगा हुआ है, नहीं लगा है ना, कारण है ना उसके पीछे, हाँ क्या कारण है, वैज्ञानिक, हाँ वैज्ञानिक कारण है, आपको यही बताना है। बस बोलने लगना कि सब परमात्मा की इच्छा है, बस सर ऐसा ही होता है, भगवान के काम में अडंगा मत डालो, ये सब नहीं चलने वाला, समझ गए, ऐसा नहीं बोलना। चलो लिखना आगे, लिखना, इन पहाड़ियों पर आदिवासी समूहों का निवास है, इन पहाड़ियों पर आदिवासी समूहों का निवास है जो झूम खेती करते हैं। कल पढ़ाया था ये मैंने आपको, कौन सी होती है झूम खेती, बोलना क्या बोलते हैं इसका, कोई और भी नाम है, हाँ स्लैश एंड बर्निंग, हाँ यानी कि जला करके खेती कर देना। जो भी वन है वहां पर, मैंने जैसे कि आपको बताया वन तो बहुत ज्यादा है, तो वहां खेती कैसे करेंगे, उस पर आग लगा देंगे, जो वहां पे वन जल जाएंगे उसकी जो राख होगी फिर वहां पर फर्टाइल आ जाएगी मिट्टी, उसी पर वो खेती करते हैं। जब वो इनफर्टाइल हो जाती है कुछ समय के बाद, तो वहां से फिर वो चले जाते हैं, किसी दूसरे स्थान को चुन लेते हैं और उसी दूसरे स्थान पर वो फिर खेती करते हैं। चलना लिखना, झूम खेती, याद रख लेना इसको। आपको ये समझ में आ गया कि फिर झूम खेती इधर क्यों नहीं होती, वेस्ट में, सही है, हाँ यही हुआ ना। अब देखो, अब आपका दिमाग काम कर रहा है, क्यों नहीं होती, एकदम दिमाग में आके उधर तो बरसात ही नहीं होती, और बरसात नहीं होती तो इतने सारे वन तो नहीं पाए जाएंगे, और इतने सारे वन नहीं पाए जाएंगे तो फिर जला करके खेती क्यों करेंगे, तो दुर्गम इलाके बनेंगे नहीं, है ना, हाँ चलो बात सही आई। लिखना आगे, लिखना, इंडो बर्मा पर्वत, इंडो बर्मा पर्वत, बर्मा किसका नाम था, म्यांमार का नाम है ना, हाँ, इंडो बर्मा पर्वत श्रृंखला अराकान योमा, अभी बताया था मैंने, कौन सा, अराकान योमा, अराकान योमा सिवनी जोन का एक हिस्सा है, अराकान योमा सिवनी जोन का एक हिस्सा है जो अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला के मध्य से दक्षिण सुंडा तक फैला है, ऐसे लिखो, दक्षिण से सुंडा तक फैला है, तो प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, सुंडा तक फैला हुआ है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, पहाड़ी की लोकेशन दिखा दी, और मैं आपको मैंने बताया है कि गूगल में आपको गूगल अर्थ नाम का एक मैप है, वो आपको अपने पास तो रखना है, उसको ही लेकर के आपको चलना है। अगर आपको मैंने जो मैप दिखाए हैं, क्योंकि मैप की अपनी एक सीमा है, और बाकी तो ये मैंने आपको बताया है, नहीं है तो ये खरीद लो जितनी जल्दी हो जाए। क्या नाम है इसका, देखना एक बार, ये है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, या फिर ब्लैक स्वॉन का भी आता है, वो खरीद लेना। कोई भी एक एटलस आपके पास होनी चाहिए। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका खोल कर अपने सामने रख लेना है और देखते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि मैं और आप दोनों किससे हैं, एक मोनोलॉग से जुड़े हुए हैं। आप मुझसे अभी बात नहीं कर सकते, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको जो मैं बता रहा हूं या तो आप मेरे अकॉर्डिंग चलें। वैसे मैंने एक प्रयास किया है, आप बताना इसमें कमेंट करके, मैं लाइव आने का प्रयास करूंगा संडे में, क्योंकि संडे में कोई लेक्चर तो आना नहीं है। अगर संडे में लेक्चर नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो जो मैंने अभी आपको 6 दिन के अंदर पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया, उससे अगर आपको कोई भी तरीका की समस्या है, कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया, कोई बात मैंने ऐसी बता दी है जो और टीचर उससे सहमत नहीं है, या आप भी उससे सहमत नहीं है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ये फैक्ट गलत है, या किसी भी तरीका से कोई आपके मन में इशू है, तो संडे में हम आकर के आपस में बात करते हैं। और हो सकता है कि मैं पहले तो मैं यूट्यूब के द्वारा आऊँ, क्योंकि यूट्यूब में ये है कि शायद आप मुझसे बात नहीं कर सकते, उधर से कॉल करके आप बात नहीं कर सकते, लेकिन यदि मैं ऐप के द्वारा आऊँगा, जो कि आगे मैं सोच रहा हूँ कि ऐप के द्वारा हम आपस में बात भी कर सकते हैं। तो अभी हम YouTube के द्वारा देखते हैं, आप कमेंट करना वहां पर, मैं उसका कोशिश करूंगा आपको आंसर करूं, और आप उससे सहमत हो, ये मैं ऐसे कोई एविडेंसेस आपको दूं, ठीक है। तो ये प्रयास है, देखते हैं इस संडे से या नेक्स्ट आप कमेंट करना, जो आपकी जरूरत होगी उसके हिसाब से देखते हैं फिर आगे हम, ठीक है। लाइव तो मैं आऊंगा संडे में, ये मैंने सोचा हुआ है कि जितना भी आपका समस्या है वो 1 घंटा के लिए, या जितना भी आपका समस्या है उतने टाइम के लिए लाइव आएंगे और आपस में बात करेंगे, और जो भी आपकी समस्या होंगी वो हम समाधान करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक बात कर लिया यार, एक तो समय बहुत तेज भागता है, ये 1 घंटा हो गया इतनी टाइम में। अब मेरा आपसे बात करने का, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरा मन करता है कि यार बात करता जाऊँ, आपसे पढ़ाता जाऊँ। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर बात सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका, ठीक है।
मेरा भी मन आपसे बहुत करता है कि मैं आपसे बात करता जाऊं, 1-2 घंटा आपसे बात करूं, पर बात यह है ना कि लेक्चर जब लंबा हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा जो लोग हैं ना वो कतराते हैं कि डेटा कम है हमारे पास में, सर वीडियो थोड़ा छोटा बनाएं, इस तरह के भी कमेंट आते हैं। तो देख लेना वो आप। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ से कराऊं ना, मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, जो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ी मैंने आपको पढ़ाई है, एक बार मुझे इसमें बता दीजिए। जो हमने पूर्वांचल की जो पहाड़ी पढ़ाई है आपको, यानी कि पूर्वी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, जो हमने पूर्वी पहाड़ी श्रृंखला अभी पढ़ी है ये, एक बार मुझे बताना है इसमें कौन कौन सी पहाड़ी है, एक बार मुझे ओरली बता देना आप। ओरली एक बार मौखिक रूप से मुझे बताना है, जो कल भी मैंने पढ़ाई थी ना, इसमें कौन कौन सी है। पहला बोलना मिसमी है, हाँ। दूसरा बोलना पटकई बूम, लोकेशन देखना इसका, गूगल में डाल करके देख लेना, या फिर ये है ये वाला, ठीक है। मिसमी, पटकई बूम, नागा पहाड़ी, और मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी जिसे हम लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं, मिजो पहाड़ी। ये पढ़ा दिए क्या? हाँ ये पढ़ा दिया मैंने, ये पढ़ा दिया। हाँ। तो मिसमी पहाड़ी जैसे मैंने कल बताया था, ये पूर्वांचल की सबसे ऊंची श्रेणी है, लिख लेना। चलो आप ऐसा करो, ऐसा डाल लो एक बार, इसमें छोटा सा डाल लेना, ऐसे एक पॉइंट लिखना, मिसमी पहाड़ी ऐसे डालो, पहाड़ियाँ, ये पूरी श्रृंखला है ना ये, तो डालना इसे। ठीक है, हाँ मिसमी पहाड़ियाँ, देखना भैया, मिसमी पहाड़ी लिखना, थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि पता है आपको कभी भी पूछी जा सकती, थोड़ा सा इसका कोई एक आध फीचर आपको बता देता हूँ। इन पहाड़ियों में पूर्वांचल, यानी कि ये वैसे क्या लिखना, मैं सुन लो वैसा लिखना क्या है, वैसे एक पॉइंट लिखना आपको कि ये लिखना है, पहले मैं बोला हूं, और इसमें से एक कीवर्ड लिखना है, इन पहाड़ियों में पूर्वांचल की सबसे ऊंची श्रेणी है दापा बूम। दापा बूम इसकी सबसे ऊंची चोटी है, बस दो है, एक तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, दापा बूम, दापा, दापा जानते हो ना, दापा, दापा बूम, ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी, ऐसे बना करके ऐसे लिख लेना, है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है इसकी, दापा बूम। और ये क्या है, सबसे ऊंची श्रेणी, आपको बताया जैसे कि सबसे नॉर्थ में है तो सबसे ऊंची होगी, फिर नीचे नीचे कैसे जाती जाएगी, चलना। पटकाई बूम, दूसरा पॉइंट लिखना है इसी का, पटकाई बूम, पटकाई बूम। अगर इसमें से लगता है कोई पॉइंट तो लिख लेना, लिखना मैं बोल रहा हूँ, अगर महत्वपूर्ण लगता है तो लिख लेना। यह महान हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी सीमा बनाने, यह महान हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची, सबसे पूर्वी सीमा, यह है महान हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी सीमा बनाने वाली सबसे उत्तरी सीमा है, सबसे पूर्वी सीमा बनाने वाली सबसे उत्तरी सीमा है, याद रखना इसे, ठीक है। सबसे पूर्वी सीमा मतलब है भाई, देखो इस तरीका से हिमालय अगर फैले हुए हैं, देखो ये है ना इस तरीका से, तो यहाँ क्या है, ये सबसे पूर्वी है, लेकिन उसका अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे फिर इस तरीका से है ना, ये तो ऐसे फैली हुई है, तो ये क्या है, सबसे सबसे उत्तरी सीमा है हिमालय की, सबसे पूर्वी, और अपने आप में नॉर्थ ईस्ट की अगर पहाड़ी देखते तो उसकी सबसे पूर्वी सीमा, ठीक है, ऐसे है। यह महान हिमालय की पर्वत की सबसे पूर्वी सीमा बनाने वाली उत्तरी सीमा है। इन श्रेणियों में, इन श्रेणियों में अभिनत संरचना है, अभिनत संरचना है, और यह अभिनत संरचना है, और यह टिपम बुला, टिपम बलुआ पत्थर से बना है। टिपम, टिपम जानते हो, टिपम बलुआ पत्थर, ये बलुआ पत्थर का एक प्रकार है, टिपम बलुआ पत्थर, ठीक है, टिपम बलुआ पत्थर लिखना। तीसरा नागा पहाड़ी, तीसरा लिख लेना यहीं पे, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। ये पहाड़ियां पटकई बूम के दक्षिण में स्थित है, ये पहाड़ियां पटकई बूम के दक्षिण में स्थित है। कि सबसे ऊंचा शिखर है, यह लिखना दक्षिण में, सामती, सामती क्या है नागा हिल में, सामती, सामती, इसकी ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई भी लिख लेना 3826 मीटर,
सामती, सकता है इसका सबसे ऊंचा शिखर, है ना, ऐसे बना कर लिख लेना ताकि याद लिखना। सामती, नागा पहाड़ी, ठीक है। ये क्या है, दक्षिण में है, किसके, पटकाई बूम के दक्षिण में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सामती। और नागा पहाड़ी ने भारत और म्यांमार के बीच जल क्षेत्र का निर्माण किया है, देखना। नागा पहाड़ियों ने भारत और म्यांमार के बीच जल क्षेत्र का निर्माण किया है। नदी आती है उधर से, इंडिया की ओर आती है ना। लिखना मणिपुर पहाड़ी, कौन सा ये, 4th पॉइंट लिखना, मणिपुर पहाड़ी। मणिपुर पहाड़ी, देखना मणिपुर पहाड़ी, यह नागा पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। ये नागा पहाड़ियों के दक्षिण में है, दिखाया मैप मैंने, और मैप निकाल भी लेना, है ना। गूगल से सर्च करके कोई मैप निकाल कर उसके हिसाब से आप भी कर लेना, इसे देख लेना। मणिपुर और म्यांमार के बीच एक सीमा बनाती है, दूसरा लिखना इसी में, मणिपुर और म्यांमार के बीच एक सीमा बनाती है। इसका केंद्रीय भाग एक महान घाटी है, इसका केंद्रीय भाग एक महान घाटी है, जो एक पुरानी झील के सतह का केंद्रीय भाग एक महान घाटी है, लिखना। महान घाटी है जो एक पुरानी झील की सतह जैसा दिखता है, जो एक पुरानी झील की तरह दिखता है। इसका एक अवशेष घाटी के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। जिसका एक अवशेष, अवशेष जानते हो ना, हाँ, उसका भाग पुराना अगर कोई है, अवशेष घाटी के दक्षिण में, दक्षिण कोने में स्थित है। ये लोकटक कहते हैं। लोकटक झील का नाम सुना है ना, संगाई हिरन, संगाई के नाम से है, हाँ। और एक दूसरा क्या है इसका, एक फुमडई, हाँ, तैरती हुई वो है ना वहां पे, फुमडी बोलते हैं जिसे, हाँ हाँ, उसके लिए तो जाना जाता है। और जब कराएंगे ना, मैं इसे जब आपको कराऊंगा इसका, तो जब कराएंगे, अभी तो आप इतना लिख लीजिए आप, है ना, लिखो पहले आप। महान घाटी है जो एक पुरानी झील की सतह जैसा दिखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे, जो कि क्या है, पूर्वी कोने में है। और ये जो कौन सी झील है, लोकटक झील है। बारेली श्रेणी मणिपुर पहाड़ियों में नागा पहाड़ियों का हिस्सा है, देखना। बारेली, बारेल, बारेल श्रेणी, कौन सी श्रेणी, बारेल, बारेल श्रेणी, देखना, देखना। बारेल श्रेणी मणिपुर पहाड़ियों में नागा पहाड़ी का हिस्सा है। अब लिखना एक बार, लास्ट, लास्ट लिखना, 4th यानी कि 5th वाला कौन सा है, कौन सी पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, जो पहाड़ियां, और इसे क्या बोलते हैं, लुसाई, लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ियां। चलो लिखना एक बार, लुसाई पहाड़ियां, लिखना। यह मणिपुर पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है, ये मणिपुर पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। इसका उच्चतम बिंदु दक्षिण में बिलू पर्वत, का उच्चतम बिंदु दक्षिण में बिलू पर्वत, बिलू पर्वत लिख सकते हैं ना, बिलू पर्वत तो लिख लेंगे यार, देखना बिलू पर्वत। ऊंचाई कितना है इसका, 2157, देखना 2157, है ना। इसका उच्चतम बिंदु, कि जो लुसाई पहाड़ी है, इसका अगर हम उच्चतम बिंदु देखते हैं, वो क्या है, बिलू पर्वत श्रेणी है, तो ऐसा कर लेना, इसे उच्चतम चोटी है, ठीक है। हाँ, बिलू पर्वत। हाँ, मिजोरम, हाँ, मिजोरम को क्या बोलते हैं, लिखवाया है ना पीछे कहीं, मैंने एक बार तो ये बोला है। मिजोरम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलासेस, क्या बोलते हैं, मोलासेस। मिजोरम क्या बोलते हैं, मोलासेस, ठीक है। मोलासेस घाटी, मोलासेस घाटी, मोलासेस घाटी बोलते हैं इसे, ठीक है। मिजोरम को मोलासेस घाटी के रूप में जाना जाता है, जो नरम असंपीड़ित, जो नरम असंपीड़ित निक्षेपण से बना है, यानी कि नरम पत्थर से, असंपीड़ित, नरम असंपीड़ित निक्षेपण से बना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 2 बातें देखी यहाँ पे। पहले हमने देखे थे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान और उसका निर्माण कैसे होता है क्या ये। दूसरा हमने भू अभिनति ये देखा,
हाँ ठीक है। और उसके बाद में हमने जो पूर्वी पर्वत है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी जानता है, पेपर सेटर भी जानता है कि लोग नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रुचि रखते नहीं है, वहाँ रुचि रखें। इसलिए वो आने वाले समय में सरकार की भी नीति है कि हम अपने जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उस पर ज़्यादा गौर दें। तो मैं आगे भी जब भी चाहता वो हिस्ट्री पढ़ाऊँ, चाहे वो पॉलिटी पढ़ाऊँ, चाहे वो कल्चर पढ़ाऊँ, तो मेरा भी एक विशेष ध्यान रहने वाला है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, और चाहे मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ तो मेरा जो है नॉर्थ ईस्ट पर एक विशेष ध्यान रहेगा। तो आज हमने नॉर्थ ईस्ट की सारी पहाड़ियों को देखा है, मैप भी मैंने आपको दिखाए हैं। अब आपकी ड्यूटी ये है कि जो कीवर्ड्स में आपने नोट्स बनाए हैं वो आगे रखना है, एटलस साथ में रखना है, गूगल अर्थ अपने मोबाइल में रखना है, और धीरे धीरे से सब सर्च करने हैं। और छोटे से नोट्स 2 पेज के या 1 पेज के नोट्स से शायद इससे बनेंगे, और ये अपने सामने रख करके अपना एनालिसिस अपने माइंड के अंदर से क्लियरिटी लेकर के आनी है। माइंड के यहाँ से नहीं, यहाँ से क्लियरिटी, जो पढ़ रहे हैं एकदम क्लियरिटी आनी चाहिए। गूगल से कोई मैप निकालना है, वहां से अपने हाथ से बनाना है, वो मैप यूज नहीं करना, वो आपको हाथ से अपने ड्रॉ कर लेना है और अपनी कॉपी में रखना है। बस आप अगर मेरे साथ ये करते हुए चलते हैं, 360 डेज का आपसे बोला है, आपको चैंपियन बना करके रख दूंगा सारे विषय का। और क्यों आपके दिमाग में होगा, पेपर आप देख करके खुशी से उछल पड़ेंगे, अरे इसमें तो सब वही है जो मैंने अभ्यास किया है। अभ्यास करना है। लोग कहते हैं ना पेपर मेरे पढ़ाई से आए, पढ़ाई किसी के पढ़ाई से नहीं आता पेपर। पेपर सिर्फ आपके उससे आएगा कि आपने कितना विचार किया है। पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेना किस तरीका से मैंने बताया है। एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, पूरी सीरीज देख डालो। जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनसे मैं कहूंगा पूरी सीरीज देखो पहले, और फिर इन लेक्चर्स के साथ आइए और मुझे मेरी बातों को आप फॉलो करते हुए चलते हैं तो 100 नहीं 110% गारंटी लेता हूं आपकी सफलता की। अगर आप कहीं पर गलती करते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो असफलता जो होगी ना वो इनडिसिप्लिन की वजह से होगी, ना कि किसी नॉलेज की कमी की वजह से। समझ गए? तो मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना है, और ये करते हुए अगर आप चलेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसी मेरी कामना भी है और ऐसी मेरा प्रयास भी है। तो आज का जो लेक्चर है मैं यहीं कंक्लूड करता हूं, और इसे अच्छे से रिवाइज करें, 2-3 बार लेक्चर देखें, इसे शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हिंदी मीडियम के हर बच्चे के मोबाइल में ये वीडियो होनी चाहिए, ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी है, मैं आपके लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, तो आपकी इससे भी इतना तो डिमांड कर सकता हूं ना कि ये चैनल आप इसे फैलाएं, इस चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग यार जाने तो सही। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप इस चैनल को शेयर करेंगे तो हमारा सबका, क्योंकि हम सब हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं, वो सारी बातें, वो सारे एक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ला करके दूंगा। कोई भी आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ये करने के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी जो आप कर सकते हैं कर लेना, बाकी तो यही इतना करा दूंगा, उससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया वो सब फॉलो करें। तो इसी के साथ में मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका जो ये प्रेम है जो आप चैनल को दे रहे हैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।